नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बेहद खास मेहमान प्रोफेसर आनंद सोनकर, जो कि जॉइंट डीन है एडमिशंस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। थैंक यू अरुण, थैंक यू सो मच। जिस तरह से आप हमारे पीछे से देख सकते हैं कि हम आज बात करेंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की, जो कि आने वाला है। और ये जब एग्ज़ाम आता है तो बहुत सारे जो लाखों स्टूडेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है इसे कैसे अटेम्प्ट किया जाए, कौन सी गलतियां हैं जो भारी ना पड़ जाएं, और डीयू जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए स्पेसिफिक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो इन सब सवालों के जवाब आज हम प्रोफेसर आनंद सोनकर जी से जानेंगे। तो पहला सवाल तो यही रहने वाला है, आखिर ये CUET इतना ज़रूरी क्यों है यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस के लिए? बहुत अच्छा सवाल अरुण जी। देखिए, जिस एग्ज़ाम को हम CUET कहते हैं, आपने बताया ही है कि इसको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। ये एक सिंगल एग्ज़ाम है जिसको देकर आप इस भारतवर्ष की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इनफैक्ट आपको जान के अच्छा लगेगा कि अब सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटी ही नहीं, इवन बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो CUET स्कोर को एक्सेप्ट करती हैं और उनके बेस पे एडमिशन लेती हैं। तो अगर आप इस दौड़ में हैं कि हमें स्नातक की डिग्री लेनी है किसी जाने माने विश्वविद्यालय से, तो आपके लिए ये एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है। आप CUET एग्ज़ाम दें और ज़रूर अच्छे से तैयारी करके दें ताकि आप किसी भी विश्वविद्यालय में दाखिला पा सकें। और आपकी हेल्प करने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर आनंद हैं, और आपसे ये बहुत सारे सवाल जानें जो कॉमन क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के और जो प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम्स के लिए। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगा, जब ये एग्ज़ाम का स्टूडेंट फॉर्म भरने जाता है उससे पहले वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखता है। उस बुलेटिन में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या हाइलाइट्स बिल्कुल आपको दिमाग में रखनी चाहिए फॉर्म भरने से पहले, वो जानेंगे। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखें? हाँ, देख सकते हैं। अगले पेज पे जा सकते हैं क्या हम? नेक्स्ट पेज चलिए। टेबल ऑफ कंटेंट्स। हाँ, देखिए, जैसा कि इस डॉक्यूमेंट में, ये डॉक्यूमेंट आप सभी को पता होगा, ये NTA की वेबसाइट पे अवेलेबल है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस एग्ज़ाम के लिए जब भी आपको कुछ देखना है, आपको NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखना है, cuet.nta.nic.in। ये उनका URL है जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट देखें। सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है, उसको देखें और ठीक से पढ़ें और फिर उसके बाद फॉर्म भरने की तैयारी करें। ये जो डॉक्यूमेंट आपको पीछे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, ये डॉक्यूमेंट भी वहाँ अवेलेबल है। इसमें देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन है जिसमें NTA के बारे में दिया गया है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। आप इसमें देख सकते हैं जिस यूनिवर्सिटी में आप दाखिला लेना चाह रहे हैं क्या वो इसमें है या नहीं है। आप CUET एग्ज़ाम के पैटर्न देख सकते हैं, NTA का क्या रोल है वो देख सकते हैं। चैप्टर 2 में आप एग्जामिनेशन के बारे में जान सकते हैं, किस तरह का एग्ज़ाम होगा। एक एक करके हम भी इन सभी बातों के बारे में देखेंगे, पर आप अभी कंटेंट्स में देख सकते हैं। जैसे चैप्टर 3 में हम ये देख सकते हैं कि आपने क्या पेपर पढ़े हैं, उसके हिसाब से आप किस प्रोग्राम में एलिजिबल हैं। नेक्स्ट ऊपर जाइए, टीम से बोलूँगा जी। चैप्टर 4 में आप रिजर्वेशन पॉलिसीज़ देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार के मानकों के अनुसार काफ़ी रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं, तो वो सब किस तरह से आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको उनके लिए क्या क्या कागज़ और सर्टिफिकेट्स चाहिए जिनका आप पहले से ही ध्यान करके रखें ताकि आप ये फॉर्म भर सकें। फिर चैप्टर 5 में आप देखेंगे चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़। देन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का स्टेप काफ़ी देर से आएगा, तो हम अभी यहीं तक फोकस करेंगे जहाँ पे आपका चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ है जी। तो अब हम फिर से वापस जाते हैं चैप्टर 1 पे और हम वहाँ से शुरू करते हैं। तो जिस तरह से हम पहले स्लाइड पर आ चुके हैं, क्या आखिरी तारीखें हैं? और एक सवाल ये भी रहेगा मेरा, आप बताएंगे लास्ट डेट क्या, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं इस एग्ज़ाम की, लेकिन ये भी जानना चाहूँगा क्या डेट्स एक्सटेंड होने की भी संभावना रहती है? बहुत अच्छा सवाल, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल पूछा आपने। देखिए, डेट्स हम हर साल देखते आए हैं कि डेट्स अक्सर एक्सटेंड हो जाती हैं, लेकिन मुझे लगता है हमें उसका वेट नहीं करना चाहिए। अभी NTA ने जो शेड्यूल अनाउंस किया है उसके हिसाब से आप देख पा रहे होंगे 30 जनवरी लास्ट डेट है, तो हम 30 जनवरी को ही टारगेट करके चलें कि हम उस डेट तक अपना ठीक से फॉर्म भर दें। इसके बाद आप पेमेंट अपनी क्लोज करें 31 तक, और अगर आपको करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, मैं तो आपको बोलूँगा कि आप फॉर्म को इतना ध्यान से भरें कि आपको करेक्शन विंडो की ज़रूरत ही नहीं पड़े, बट फिर भी बाई चांस अगर आपको पड़ती है तो आप इन डेट्स पे उनको एक्सटेंड कर सकते हैं। बाकी डेट्स अभी हमारी फाइनल नहीं की हैं NTA ने, तो उसके लिए आप NTA की वेबसाइट पे देखते रहें और उसको ध्यान रखें।
बिल्कुल, इससे जुड़ा एक और सवाल मेरा रहेगा कि देखिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्या पिछली बार के मुकाबले इस बार कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं हमें इस एग्ज़ाम में? इस बार अभी तक तो एनटीए ने कोई ऐसा बदलाव बताया नहीं है, ना ही सब्जेक्ट्स में कोई चेंज किया गया है, ना ही एग्जामिनेशन पैटर्न में कोई चेंज है। ड्यूरेशन भी सेम है और मार्किंग पैटर्न भी सेम है। ओके। तो बाय एंड लार्ज हमारा लास्ट ईयर का ही सिस्टम चल रहा है जी, इसमें से कुछ और? हाँ, बस आई थिंक बाकी चीज़ें तो अभी समय ज़रूरत नहीं है हमें इतनी। अभी हम इन 3 पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। ओके, तो जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि आपको हमेशा इस वेबसाइट का ध्यान रखना है, cuet.nta.nic.in, क्योंकि आजकल हम क्विक सर्च में जाते हैं, गूगल में जाते हैं, कुछ कीवर्ड्स डालते हैं और जो भी सर्च रिज़ल्ट आता है हम उसे देखते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप यूआरएल को ध्यान से देखें, इसी को खोलें और इसी पर इन्फॉर्मेशन लें, क्योंकि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहीं पर मिलेगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं कि टोटल सब्जेक्ट्स इस साल कितने अवेलेबल हैं। ये सेम है जैसे लास्ट ईयर थे। 13 लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा पेपर। 13 लैंग्वेजेस, 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये लैंग्वेजेस एग्ज़ाम में भी आपके लिए अवेलेबल होंगी और इन ही लैंग्वेजेस में पेपर भी अवेलेबल होगा। अगर आप अपनी किसी रीजनल लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपसे अभी पूछा जाएगा, आप उसको ध्यान से भरें, उसका ध्यान रखें। ये 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जो आपने अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं। डोमेन स्पेसिफिक जैसे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर्स, वो सब हमारे डोमेन सब्जेक्ट हैं। और ये एक तीसरा सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि है हमारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसको भी ध्यान रखें क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसकी एलिजिबिलिटी में ये पेपर यूज़ होता है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस बुलेटिन को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए आपको इस पेपर के स्कोर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और अगर आपने आज इसको नहीं भरा तो फिर आपके लिए आगे दिक्कत हो जाएगी। तो इसको ध्यान रखें। जो मैंने बोला 13 मीडियम्स वो यहाँ पर भी मेंशन्ड है कि ये लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। और सिलेबस अभी हम इस पर आएंगे, बस मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कि आपके जो 12th की एनसीईआरटी है वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है पढ़ने का, आप उसी से ध्यान से पढ़ें। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर्स और मार्किंग स्कीम के बारे में हम आगे बात करेंगे फॉर्म भरते हुए। तो अब मुझे लगता है अब हम फॉर्म भरने के बारे में बात करते हैं, जिसमें कुछ स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल। तो फॉर्म भरने से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल मेरा यही रहने वाला है। मैं टीम से कहूँगा स्प्लिट स्क्रीन एक बार ले आइए ताकि सर हमें पॉइंट्स में अच्छे से बता पाएँ फॉर्म भरते वक्त कौन सी बड़ी गलतियाँ स्टूडेंट्स करते हैं और जिन्हें हर कीमत पर अवॉइड करना बेहद ज़रूरी है। सो फॉर्म भरते हुए मुझे लगता है हम 3-4 भागों में उस प्रक्रिया को बांट सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अगर हम फॉर्म फिलिंग में जाएं, अगर हम फॉर्म फिलिंग में जाते हैं तो सबसे पहले आपको जो नंबर 1 काम है वो आपको करना है रजिस्ट्रेशन। ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन में क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपका आधार अपडेट होना चाहिए। आप उसमें अपने फ़ोटोग्राफ को अपडेट करा के रखें, आपका एड्रेस अपडेटेड हो, क्योंकि बहुत सारे आगे के आपके फील्ड्स उससे ही डिटरमिन होंगे। सो आप उसको ध्यान से रखें। ये पहला स्टेप जो रजिस्ट्रेशन का है बहुत ही सिंपल है। कुछ मामूली से आपसे डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे आपका नाम, आपके माता का नाम, पिता का नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। अरुण, इससे मुझे ध्यान आया, एक बात मैं और बताना चाहूँगा बच्चों को कि अक्सर ऐसा होता है 12th तक ईमेल की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो काफ़ी बच्चे अपने पेरेंट्स का यूज़ करते हैं, भाई बहनों का यूज़ करते हैं। तो इस स्टेप पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने ईमेल आईडी अगर नहीं है तो क्रिएट करें, उसका पासवर्ड ध्यान रखें और एक फ़ोन नंबर जिस पे OTP आता हो, क्योंकि आपको बार बार उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी आपको एनटीए की साइट पर पड़ेगी, फिर आप जिस विश्वविद्यालय में जाना चाहते हैं वहाँ पे जब आप रजिस्टर करेंगे तो वो आप इसी ईमेल से वो आपको संपर्क करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि पर्सनल ईमेल स्टूडेंट्स जो है अपना बना, ये मेरी एक एडवाइस रहेगी कि वो ज़रूर बना लें और उसको ध्यान रखें और फ़ोन नंबर भी रखें। ऐसा नहीं है कैजुअली कि किसी का भी नंबर डाल दिया, पापा का डाल दिया, मम्मी का डाल दिया, फिर जब OTP आएगा तो आप परेशान होंगे। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। आपका एक ईमेल आईडी जो चलता हो, आपके एक्सेस में हो, पासवर्ड आपको पता हो और फ़ोन नंबर जिस पे OTP आता हो, क्योंकि आपको वो दोनों इस प्रोसेस में डालने हैं। ठीक है। जब आप इसमें डालेंगे आपका उसी पर ही OTP आएगा, फिर आप उसको फर्दर करेंगे। जी। फिर सेकंड स्टेप पे हम आते हैं, विच इज़ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। फिर एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी बड़ा है, इसमें आपको समय लगेगा और इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें भरनी हैं। इसमें 9-10 फील्ड्स हैं जो हमें आपको भरने होंगे।
जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो इसमें आपको काफ़ी सारे सब फील्ड्स दिखाई देंगे, जिसमें आपको ध्यान रखना है हर एक चीज़ को आप भरते जाएं और सेव करते जाएं। उसमें हर एक में एक सेव करने का ऑप्शन होता है, ये अच्छा रहता है। एक बार में फॉर्म भरना ज़रूरी नहीं है, आप मल्टीपल शॉट्स में भर सकते हैं, लेकिन डेटा को सेव ज़रूर करते जाएं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी, आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स होंगी, इसमें एजुकेशनल डिटेल्स होंगी जिसमें शायद क्लास 10th का भी डिटेल्स आपसे मांगते हैं जी। फिर आपके कौन कौन से आपने सब्जेक्ट्स आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिनको हम डोमेन कहते हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन होंगी और काफ़ी सारी और इन्फॉर्मेशन होंगी। फॉर्म बहुत ही सरल है, आप इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से देखते जाएं और उसके साथ आप आगे बढ़ते जाएं और डेटा को सेव करते जाएं। एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने ऐड किया है जो कि है आपका लाइव फ़ोटो, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा हम लोग आधार कार्ड बनवा तो लेते हैं पर फोटो अपडेट कराते नहीं हैं जी। तो बच्चे एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हैं, बहुत इश्यूज आते हैं। तो इस बार इन्होंने बहुत अच्छा फीचर डाला है विच इज़ लाइव फोटो। सो आपके डिवाइस, आप ऐसे डिवाइस से फॉर्म भरें जिसमें आपकी फ़ोटो लेने की सुविधा हो। अक्सर हमने देखा है कि बच्चे मोबाइल ही यूज़ करते हैं या टैबलेट यूज़ करते हैं, उसमें कैमरा होता है, तो आप उससे लाइव फ़ोटो तभी कैप्चर होगा और आपको साथ में एक स्कैन फ़ोटो अपलोड भी करना है। आपको अपने डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करने, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप बुलेटिन में देख सकते हैं। उनका एक स्पेसिफिक साइज़ है बिटवीन 10 MB to 15 MB या जिससे भी आपको अपलोड करना है वो सब हमें करना है। इसके सबमिशन के बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट आपको करनी है। पेमेंट के बहुत सारे मेथड्स हैं, UPI है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, बहुत सारे मेथड्स हैं जैसा कि आप जानते हैं आजकल होते ही हैं। तो किसी भी एक मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। इस पे मैं एक वर्ड ऑफ कॉशन कहना चाहूँगा, अरुण, आपको पता है आजकल बहुत तरह के स्कैम्स होते हैं। तो अगर कोई भी आपको प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपका फॉर्म भर रहा हूँ या पेमेंट करा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान रखें। पूरा फॉर्म ऑनलाइन है, एक ही हमारा वेबसाइट है जहाँ से भरा जाएगा एंड एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। जी। सो डू नॉट गिव एनी कैश, एनी मनी टू एनीवन। बिल्कुल। आई थिंक दैट्स अ वर्ड ऑफ एडवाइजरी फॉर दोज हु are not very well equipped with the system। बिल्कुल, ये ज़रूरी भी हो जाता है। अच्छा, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल रहेगा, आपने यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखा, तो सब्जेक्ट्स कौन से चूज़ करने चाहिए एग्ज़ाम के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या वो क्राइटेरिया रखें कि हमें ये सब्जेक्ट लेना है और इसका ही एग्ज़ाम देना है, वो क्या कैसे स्टूडेंट्स जो हैं? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और उसके लिए मैं चाहूँगा कि सारे जो हमारे जो व्यूअर्स हैं जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो पहले थोड़ा सा होमवर्क करें कि आखिर उनको जाना कहाँ है, वो किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि अरुण, हर यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट है जी। जैसे कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आता हूँ, हमारी एक अपनी एलिजिबिलिटी है जी। आप BHU जाना चाहेंगे, कुछ और एलिजिबिलिटी है, आप यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जाना चाहेंगे, कोई और एलिजिबिलिटी है। इन सभी यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी एलिजिबिलिटी को NTA की साइट पे भी डाला हुआ है जी। सो सभी से अनुरोध कि NTA की वेबसाइट पे जाएं, जहाँ पे पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ का एक टैब है, उसमें आप सबकी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं कि आपको अगर किसी विश्वविद्यालय में जाना है तो उसके किसी प्रोग्राम के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट्स एलिजिबल बनाएंगे। अच्छा, इसमें एक ये सवाल भी रहेगा, देखिए अगर किसी का 12th में सब्जेक्ट्स कुछ और हैं और उसने CUT एग्ज़ाम देने के लिए सब्जेक्ट्स कोई और चूज़ किए हैं, तो वो जो मिसमैच है उससे कोई प्रॉब्लम आती है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, क्योंकि देखिए कुछ विश्वविद्यालय इस मामले में बड़े ही पक्के हैं कि हम तो उन्हीं सब्जेक्ट्स को लेंगे जो बच्चे ने 12th में पढ़े, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय। हमारी तो ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि आप उन्हीं सब्जेक्ट्स में CUET देंगे जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। बट ऐसा हर विश्वविद्यालय नहीं कहता, कहीं कहीं पे ये फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो इसलिए मैंने आपको जैसे अभी कहा कि आप पहले वो सब देख लें, आप कहाँ जा रहे हैं, आपका टारगेट यूनिवर्सिटी कौन सी है, उसकी एलिजिबिलिटी की वेबसाइट पर जाकर वो एलिजिबिलिटी देख लें और अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करिए। देखिए, NTA हमें मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स भरने की आज़ादी देता है जी। 12th में भी हमने देखा है अमूमन बच्चे 5 सब्जेक्ट्स ही पढ़ते हैं, एक लैंग्वेज पढ़ते हैं, 4 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी है उसमें भी जैसे आप देखेंगे कि एक लैंग्वेज 3 सब्जेक्ट्स, ये आई थिंक मुझे लगता है ये वो एक एलिजिबिलिटी है जहाँ सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स मांगे गए हैं। बाकी हर जगह एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट से काम चल जाता है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, हमारे पास एक लैंग्वेज है, हमारे पास डोमेन्स हैं और हमारे पास जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। हमारे पास ये 3 चीज़ें हैं। सब्जेक्ट्स हम NTA में ले सकते हैं 5। अब आपको इसमें से डिसाइड करना है कि आपको क्या लेना है। ये मैं कहूँगा ये एक वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको डिटरमिन करेगा कि आपको किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा या नहीं। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी तो आप आगे उसको ठीक नहीं कर पाएंगे।
आपको ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स में एलिजिबल हो सके। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपके पास लैंग्वेज भी हो, आपके पास डोमेन भी हो, और अगर कोई प्रोग्राम ऐसा है जहाँ पे एलिजिबिलिटी में आपको जनरल टेस्ट चाहिए तो वो भी हो। इसलिए आपको बुलेटिन देखना बहुत ज़रूरी है जी। आप यहाँ पे अगर एक लैंग्वेज भी लेंगे तो बहुत अच्छा है, आपके लिए सभी प्रोग्राम्स में जा पाएंगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा आप लेंगे तो आप यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, सो दैट विल बी अ चैलेंज। सो जनरल टेस्ट का एक ही पेपर होगा, सो हमारे पास डोमेन के लिए 3 पेपर बचते हैं। तो आई थिंक एक ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है जिससे आप अपनी एलिजिबिलिटी को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। देखिए शुरू में तो हमारे बहुत टारगेट होते हैं कि भाई मेरे को एक्स प्रोग्राम ही करना है, मुझे वाई प्रोग्राम ही करना है, मुझे और कहीं नहीं जाना है, लेकिन समय के साथ पता लगता है कि अरे वो प्रोग्राम तो मिल ही नहीं रहा जी, उसकी तो कट ऑफ बहुत हाई चली गई, तो अब क्या करेंगे। तो इसलिए ऑप्शंस ओपन रखें। तो ये मेरा एक सजेशन रहेगा आपके माध्यम से सभी बच्चों को कि आप अपनी एलिजिबिलिटी को डाइवर्सिफाई करके चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स में आप एलिजिबल हो ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। अच्छा, फॉर्म फिलिंग से जुड़ा ही एक सवाल है, कोई स्टूडेंट कोटा कैटेगरी या इस तरह का कोई सर्टिफिकेट्स अपलोड करना चाह रहा है तो वो अपलोडिंग के समय क्या सावधानियां बरतनी ज़रूरी होंगी, कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। जैसा कि आप जानते हैं भारत सरकार की गाइडलाइंस के तहत सभी यूनिवर्सिटीज़ में लगभग 50% सीट इन्हीं सब के लिए रिजर्व है जी। अदर बैकवर्ड क्लासेस, SC, ST, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जी। और इनके लिए आपको क्या चाहिए, उनका एक सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, वो आप ज़रूर बनवा के रखें। अगर आप किसी सोशल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा रखें, आप उन डॉक्यूमेंट्स को बना के रखें और अपने नाम में बना के रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अक्सर ऐसा देखा गया कि पेरेंट्स के नाम के बने होते हैं, बच्चों को लगता है इसी से काम चल जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं है जी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो ये इंसिस्ट करती हैं दैट द डॉक्यूमेंट शुड बी इन द नेम ऑफ कैंडिडेट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उस डॉक्यूमेंट को अपने नाम में बनवा लें। और ख़ास तौर से PWBD एक कैटेगरी है जिसे हम दिव्यांगजन कहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब वो फॉर्म में भरेंगे तभी आपको एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा अकॉर्डिंगली, क्योंकि हो सकता है आपको एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत हो, लेकिन अगर आपने फॉर्म में नहीं भरा, आपने वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया तो NTA को पता नहीं लगेगा, आपको वो टाइम नहीं मिल पाएगा जी। अगर आप डायबिटिक, NTA का फॉर्म आप देखिए बहुत ही अच्छा है, वो ये तक पूछते हैं अगर आप डायबिटिक हैं, बिकॉज अदरवाइज एग्जाम में खाना पीना अलाउड नहीं होता, पर उसमें आपको वो अलाउ करते हैं, आपके ले जाना, आपकी जो भी रिलेवेंट चीज़ें हैं वो अलाउ करेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है फॉर्म भरते हुए अपनी सोशल कैटेगरी, और अगर और कोई आप बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं तो आप उसमें ज़रूर भरें। ये तो होगी फॉर्म फिलिंग के बाद। एग्ज़ाम मई महीने में जो अभी अनाउंसमेंट उसकी बाकी है, कभी भी हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम जो स्टूडेंट्स देते हैं, आपने सब्जेक्ट्स बताए, प्रिपेयर भी कर लिया स्टूडेंट्स ने लैंग्वेज, डोमेन और GAT के हिसाब से, लेकिन वो कौन सी गलतियां हैं कि अगर किसी का अच्छा स्कोर है उसके बाद भी वो मनपसंद जगह पर एडमिशन उनका नहीं हो पाता है, वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं? देखिए उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अक्सर ये होता है कि बच्चों को लगता है कि अब हमारे को CUET देना है और CUET के स्कोर से हमारे को दाखिला मिलेगा विश्वविद्यालय में, तो वो 12th में उनको लगता है कि अगर हमारे थोड़े कम ज़्यादा नंबर भी आ गए तो कोई फ़र्क पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है यूनिवर्सिटीज़ में सीट्स आप जानते हैं बहुत ही लिमिटेड होती हैं। मान लीजिए किसी एक प्रोग्राम में 60 सीट्स हैं और लास्ट स्कोर पे आके टाई हो गया, सो टाई ब्रेक कैसे होगा, देन योर क्लास 12 मार्क्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छे से देना है, ऐसा नहीं है कि हमें CUET पे ही सारा फोकस करना है, आपको दोनों जगह टाइम मैनेजमेंट करना है। आप CUET के लिए भी अपना टाइम शेड्यूल चॉकआउट कीजिए, आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी टाइम शेड्यूल चॉकआउट कीजिए, क्योंकि उसके नंबर की भी वेटेज है जी। अगर आप लास्ट रैंक पे आ गए और फिर टाई ब्रेकिंग में बाहर हो गए तो कितना डिसअपॉइंटिंग होगा। बिल्कुल। इसलिए आप बोर्ड के एग्जाम्स में भी टाइमिंग दीजिए। सो सबसे पहला है हमारा टाइम मैनेजमेंट। दोनों एग्जाम्स को इक्वल वेटेज दें, किसी को भी प्रायोरिटी नहीं दें और अच्छे से उसमें स्कोर करें, और साथ ही साथ फिर हम CUET की तैयारी करें। बिल्कुल। दूसरा, मैं जो आपने सवाल पूछा उसी पर आता हूँ कि हमें क्या क्या ध्यान रखना है। आजकल बहुत ही हम जानते हैं कि जैसे एक ट्रेंड है हमारे यहाँ पे कोचिंग करने का। आई एम नॉट अगेंस्ट कोचिंग, बट इस एग्ज़ाम के लिए मुझे लगता है अगर आप खुद मेहनत करेंगे और NCERT से पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। आप NTA की वेबसाइट पे सिलेबस देखिए, सारा सिलेबस क्लास 12 की NCERT का है। आप NCERT को थॉरोली पढ़िए, उसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। आपने कोर कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कीजिए, आप कोर कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे अरुण, उसके बाद कोई भी सवाल आ जाए आप उसको आंसर कर पाएंगे, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई थिंक NCERT इज़ द की टू सक्सेस।
अच्छे से पढ़ें, कोर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करें। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि एनटीए ने अपनी वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर पेपर्स भी डाले हुए हैं, उनके मॉक टेस्ट भी हैं। मॉक टेस्ट में आप रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए और एक टाइमर के साथ आप उनको कर सकते हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। और मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन से आप जो है टाइम मैनेजमेंट भी एफिशिएंटली आपको आपके वीक पॉइंट्स पता लग जाएंगे जी। कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, कौन से टॉपिक्स पे मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है। और टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है जी। जैसे कि आप जानते हैं एग्जाम सिर्फ 1 घंटे का है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, आपको उस पर टिक भी करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जी। करीब हमारे 50 क्वेश्चंस होते हैं, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जिस क्वेश्चन में हम श्योर नहीं हैं उसको हम ना करें, क्योंकि -1 नेगेटिव मार्किंग है। करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स आपको मिलते हैं और गलत आंसर के लिए -1 हो जाता है। तो वो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आप सरप्राइज होंगे अरुण, एक स्कोर पे हज़ारों बच्चे होते हैं। बिल्कुल। सो ये हमें ध्यान रखना है कि 1 मार्क आपका पूरा चेंज कर सकता है। अच्छा, 1-2 पॉइंट्स में बता दीजिए एग्जाम देते वक्त की स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं 1-2 पॉइंट्स में चाहूँगा ताकि स्टूडेंट्स हमारे क्लियरली समझ पाएँ कि एग्जाम देते वक्त उन्हें ये चीज़ अपने बैक ऑफ द माइंड रहनी चाहिए। ये आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। थैंक यू। सो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने कोर कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दें, ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दें, आप उनको पढ़ें, ध्यान करें, उसको क्लास 12 की एनसीईआरटी को रिवाइज करें। ठीक है, फिर एग्ज़ाम में आप जिस क्वेश्चन में श्योर हैं उसी को अटेम्प्ट करें। डू नॉट ट्राई टू टेक अ चांस। सो वो जिस पे आप श्योर हैं आप उसी को अटेम्प्ट करें, वो अच्छा होगा ज़्यादा। अच्छा, एग्ज़ाम के बाद आप एक चीज़ और देखेंगे, आपको जो स्कोर कार्ड आएगा ना उस पर आपके 2 स्कोर्स आएंगे। एक आपका आएगा रॉ स्कोर और एक आपका आएगा नॉर्मलाइज्ड स्कोर। ये 2 स्कोर जब आते हैं अक्सर हमें समझ नहीं आता है कि इसमें क्या हुआ है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये तो आपका एक्चुअल स्कोर है जो आपने ऑब्टेन किया है जी, और ये आपका वो स्कोर है जो आपके अमंग द पीयर्स एनटीए कैलकुलेट करेगा। बिल्कुल। नॉर्मलाइजेशन को लेकर स्टूडेंट्स में बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से अगर आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आप और मैं दोनों एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। मेरा एग्ज़ाम आज सुबह हुआ, बहुत ही सिंपल पेपर आया और सबके नंबर 200 एंड अबव आ गए 250 में से। आप जिस सेशन में गए तो पेपर बहुत टफ आया, किसी के 150 भी नहीं आए। सो वाई यू शुड बी पेनलाइज्ड। बिल्कुल। तब एनटीए की जो पॉलिसी है नॉर्मलाइजेशन की, उसमें आपको एज अ पूल लेके वो नॉर्मलाइज करेंगे टू शो कि आपकी उस पूरे पूल में रिलेटिव पोजीशन क्या है। और सभी यूनिवर्सिटीज़ जो स्कोर नॉर्मलाइज्ड पे ही एडमिशन कर रही है, तो हमें नॉर्मलाइज स्कोर का ही ध्यान रखना है और उसको देखना है, उसको करना है। वैसे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हमसे आजकल स्कोर्स फॉर्म में फिल करवाती नहीं हैं। दे डू एन ऑटो इंटीग्रेशन विद एनटीए, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय भी करता है। आप जैसे ही अपना CUET का नंबर डालते हैं, आपके सारे स्कोर्स अपने आप ही स्क्रीन पर आ जाते हैं। बिल्कुल। आपको उनको एक बार वेरीफाई करना होता है कि वो ठीक है या नहीं है। इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी यू कैन रिपोर्ट। तो ये हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मेरा रॉ स्कोर तो बहुत अच्छा था पर मेरा नॉर्मलाइज स्कोर कम हो गया। तो ये होता है, ये देखिए जब लार्जर सैम्पल साइज़ होता है हमारे पास तो ये इश्यूज़ आते हैं, और वो चैलेंज करने के लिए आप इसको बहुत डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। एनटीए के बुलेटिन में काफ़ी विस्तार से दिया हुआ है कि कैसे वो नॉर्मलाइज करते हैं, पूरे उनके फार्मूलाज दिए हुए हैं कि वो किस तरह से करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की ही बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका सपना होता है DU में एडमिशन लेने का। क्या सिर्फ हाई स्कोर DU में एडमिशन इंश्योर करवा सकता है, या किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? बड़ा ही ट्रिकी सवाल पूछ लिया आपने। देखिए, ऐसा स्कोर के बारे में तो अभी कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। देखिए, जैसे अभी हमने ये एग्जाम्पल लिया, इस साल कैसा पेपर आएगा, बच्चे कैसे अटेम्प्ट करेंगे, हाईएस्ट स्कोर किस रेंज में जाएगा, ये हमें पता नहीं है। देखिए, आपकी चॉइस क्या है, मेरी चॉइस क्या है, हमें ये पता नहीं है। सो देयर आर मल्टीपल कैविएट्स इन दिस सिचुएशन, वो डिटरमिन करेंगे कि क्या जाएगा। कुछ कॉलेजेस हैं हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाने माने जिनके स्कोर्स बहुत हाई जाते हैं जी, तो उनके लिए तो ऑफ कोर्स आपको अच्छे से एकदम दिल लगा के पढ़ना पड़ेगा और काफ़ी मेहनत से नंबर लाने पड़ेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं इस बात में कहना चाहूँगा, अक्सर ये देखा गया कि अगर बच्चों का स्कोर थोड़ा कम हो जाता है, उनको लगता है कि भाई हमारे उतने अच्छे नंबर नहीं आए, तो वो बहुत अच्छे कॉलेजेस को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डालते ही नहीं हैं। वो बिल्कुल नहीं करें। देखिए, कैसा एग्ज़ाम हुआ, आपने प्रेफरेंस लिस्ट में किसको डाला, मैंने किसको डाला, वो हमें पता नहीं है। सो यू नेवर नो
कि किस स्कोर पे आपको कौन सा प्रोग्राम मिल सकता है। ऑल्दो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, बहुत लोग हैं वो कहते हैं भाई इस स्कोर पे ये मिलेगा, उसके स्कोर पे ये मिलेगा, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है। देखिए वो सारे स्पेक्यूलेशंस हैं, बिल्कुल वो सिर्फ एक गेस कर रहे हैं कि हाँ इस पे ये मिल सकता है, इस पे नहीं मिल सकता, लेकिन आप अपना फेयर चांस क्यों छोड़ें? जी, यू शुड फिल इट। इसके अलावा भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं DU में एडमिशन लेना, आप से बेहतर कौन बता सकता है? तो अगर लिखें हम कि टॉप आपकी 3 वैल्यूएबल एडवाइसेस क्या होंगी, एडवाइस क्या रहेगी जो DU को एम करते हुए, जो बेहतर कॉलेजेस को एम करते हुए पढ़ रहे हैं, क्या उन्हें दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें दिल्ली विश्वविद्यालय में आना है तो पहले हमें दिल्ली विश्वविद्यालय का फॉर्म भी भरना है। देखिए हमने NTA का एग्ज़ाम दे दिया, कई बार हमें लगता है कि हमारा काम ख़त्म हो गया और हमारा एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये और विश्वविद्यालय के लिए भी है, क्योंकि बहुत से विश्वविद्यालय इसके बाद भी कहते हैं कि आपको हमारा फॉर्म भरना है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म आएगा जिसका नाम है CSAS, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। सो आपको ये ध्यान रखना है, दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जाना है, एडमिशन की वेबसाइट पे www.admission.uod.ac.in, उसमें आपको इस फॉर्म को भरना है। ये फॉर्म अभी नहीं है, पर ये फॉर्म जब आपके NTA के रिज़ल्ट्स आने वाले होंगे उससे कुछ समय पहले लाइव होगा, नोटिफिकेशन आएगा, न्यूज़पेपर में भी आएगा, वेबसाइट पे भी आएगा, आप इस फॉर्म को भरें। इसी तरह और बहुत सारे विश्वविद्यालय जो एक अपना फॉर्म भी भरवाते हैं, तो सबसे पहले तो आप उसको भरें, आप फॉर्म भरें। इसके अंदर फिर आप अपने प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस देंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम्स में आप पढ़ना चाहते हैं। आप इसमें एक एक्सटेंसिव लिस्ट बनाइए, आप इसमें कोई कंजूसी मत करिए कि आप 2, 4 या 5 प्रोग्राम लिख के छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते जाएंगे, 1 पे आपने मान लीजिए प्रोग्राम X लिखा, 2 पे प्रोग्राम Y लिखा, 3 पे कुछ लिखा, 4 एंड सो ऑन, आप लिस्ट बनाते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट बनाइए। आपका हम जब एलोकेशन करेंगे तो हम आपके फर्स्ट लिस्ट से शुरू करेंगे। आपका अगर ये प्रोग्राम मिल रहा है तो आपको दे देंगे, नहीं तो हम सेकंड पे चले जाएंगे, नहीं तो थर्ड पे चले जाएंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस ये हमें भरने हैं। तो ये हमारा, और इसमें भी ये रहता है कि क्या सिर्फ नॉर्थ कैंपस को फोकस करना वो क्या सही स्ट्रेटजी रहती है? मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग 70 कॉलेज हैं, हमें ध्यान रखना है कि हर कॉलेज की अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ हैं। आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, देख सकते हैं कि हर कॉलेज की स्ट्रेंथ क्या है, अकॉर्डिंगली आप उसका फॉर्म भरें। जी, नेक्स्ट पॉइंट अगर आप और दो दिन पॉइंट या इसके साथ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में अगर आप ECA में एक्टिव हैं, आप कुछ डांस करते हैं, म्यूज़िक करते हैं, कुछ और परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए एक अलग कोटा है, एक कैटेगरी है, कुछ सीट्स रिजर्व्ड हैं। स्पोर्ट्स के लिए एक अलग सीट रिजर्व्ड है। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हमारे वाइस चांसलर ने लिया है जो कि है सिंगल गर्ल चाइल्ड के ऊपर। अगर आप यू आर द ओनली डॉटर इन द फैमिली देन यू कैन ऑल्सो क्लेम। हमारे हर प्रोग्राम्स में इन बच्चों के लिए भी सीट रिजर्व्ड हैं। एक बहुत अच्छा हमारा इनिशिएटिव है जो कि हमारा ऑर्फन बच्चों के लिए है, जिन बच्चों ने दुर्भाग्यवश अपने माता पिता को खो दिया है, उनके लिए भी हमने सीट्स रिजर्व की और उनके लिए कोई फ़ीस भी नहीं है अरुण, कोई फ़ीस नहीं है, सिर्फ 10 रुपये हम उनसे लेते हैं एंड दे आर एलिजिबल। और बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को इन प्रोग्राम्स के बारे में इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती, इसलिए हम आप जैसे एक्सपर्ट्स यहाँ पे बुलाते हैं ताकि आप इस तरह की इन्फॉर्मेशंस हासिल कर पाएँ। ठीक है, ये आपने पॉइंट्स बताए कि DU में अगर आप एडमिशन चाह रहे हैं तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा भी कोई पॉइंट? जैसा कि हमने पहले बात की थी, जो हमारा रिजर्वेशन है सोशल कैटेगरीज के लिए, उनके डॉक्यूमेंट्स और इनके भी डॉक्यूमेंट्स, आप इन सब के सर्टिफिकेट्स को आप ज़रूर तैयार करके रखें ताकि जब आपको फॉर्म भरने का समय आए करें उस समय कम होगा, रजिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पहले से तैयार होंगे आप भर पाएंगे जी, तो आपके लिए आराम रहेगा। बिल्कुल। अब CUET पे वापस आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स के दिमाग में टेंशन तो होती है, पेरेंट्स भी बड़े टेंशन में रहते हैं, तो पेरेंट्स जो देख रहे होंगे बच्चों के, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे जिनके बच्चे ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? और हाँ, और ये भी सवाल ये है कि क्या बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ साथ ही इसकी तैयारी करें, कब तैयारी स्टार्ट करें, और ये भी बहुत सारे सवाल होते हैं, तो मैं चाहूँगा उसका भी आप जवाब दे दीजिए। देखिए ये भी मुझे लगता है काफ़ी अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारी तैयारी ही हमें बताएगी कि हम किस विश्वविद्यालय की ओर जा पा रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं
सो अगर हम एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे हैं, कोर कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं, तो वो हमें हेल्प करेंगे, हमारी सीयूईटी की तैयारी भी साथ साथ हो जाएगी। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हमें कोचिंग में जाना पड़ेगा, कोचिंग का मटेरियल है, कोचिंग मटेरियल इज़ गुड, लेकिन हमें उस पर पूरा रिलाई नहीं करना है, हमें एनसीईआरटी को नहीं भूलना है। हमें अपने कोर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हमें अपने एनसीईआरटी से करनी है और हमें उस पर साथ के साथ फोकस करना है। तो आप जब 12th के बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है साथ के साथ ही आपकी सीयूईटी की तैयारी भी हो जाएगी जी, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। अब एक और ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। मान लीजिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं और 2026 सीयूईटी देने जा रहे हैं, क्या चीज़ें आप, फाइनल क्वेश्चन यही रहने वाला है, क्या चीज़ें आप ध्यान में रखें और कैसे प्रिपेयर करेंगे इस बार के एग्ज़ाम के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन ध्यान से करूँगा। पहले आप विश्वविद्यालय की साइट पे जाएं, अपने प्रोग्राम्स आइडेंटिफाई करें, आप किस में दाखिला लेना चाहते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी देखिए, उसके हिसाब से आप पेपर सिलेक्शन कीजिए और उस पर आप फोकस कीजिए। जिन जिन डोमेन में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनका सिलेबस आपका एनटीए की वेबसाइट पे है। सो एनटीए की वेबसाइट से आप उसका सिलेबस देखिए, आप अपने एनसीईआरटी से उसके टॉपिक मैच कीजिए, आप उनको पढ़िए, कोर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कीजिए, एनटीए की साइट पे जाइए, उनके मॉक पेपर्स में अपीयर कीजिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए। आई थिंक टाइम मैनेजमेंट वुड बी द की अरुण, बिकॉज टाइम लिमिटेड होता है, 60 मिनट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, आपको पढ़ना है, सीबीटी है, पूरा कंप्यूटर बेस्ड है, कोई ऑफलाइन मोड नहीं है, कोई पेन पेपर मेथड नहीं है, तो उसको हमें ध्यान रखना होगा। ओके, और जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट की भी प्रिपरेशन करें ताकि उस हिसाब से आप जब रियल बैटल आए एग्जैक्टली तो उसे जीत पाएँ। और कोई क्लोजिंग रिमार्क्स आप देना चाहें? हम नहीं, मैं तो बस ये कहना चाहूँगा, जस्ट स्टे रिलैक्स्ड, concentrate on your board exams, on your class notes or the NCERT notebooks which you have, and then just go with a relaxed mind to appear in CUET. हाँ, बट फॉर्म ध्यान से भरें, फॉर्म ध्यान से भरना बहुत ज़रूरी है। उसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन ध्यान से करें, अपना सेंटर, सिटी सेंटर ध्यान से करें, आधार अपडेट करा लें, उसमें अपना एड्रेस अपडेट करा लें, क्योंकि आपका जो सेंटर्स एलोकेशन होंगे वो एज़ पर दी एड्रेस गिवन इन द आधार है। वो एनटीए ने एक नई चीज़ की है ताकि आप अपने घर के आसपास के सेंटर में जा सकें। आपसे 4 सेंटर्स की चॉइस मांगते हैं आपके ही एरिया के। जैसे अगर आपके आधार में हरियाणा का है फॉर एग्जांपल एड्रेस, तो आपको हरियाणा के सेंटर्स ही दिखाएंगे, सो दैट इट इज़ ईजी फॉर यू टू कम्यूट। वो हमें ध्यान रखना है। जब भी सिटी इंटीमेशन होती है उसको ध्यान से देखें, अकॉर्डिंगली अपना ट्रैवल प्लान करें। अपना जो हमारी जस्ट बिफोर एग्ज़ाम्स की जो हमारी एक चेकलिस्ट एनटीए नहीं है उसको ज़रूर ध्यान रखें, एग्ज़ाम में जाने से पहले प्रिंट आउट लेकर जाएं। बिल्कुल, सब डॉक्यूमेंट्स अपने पास ज़रूर रखें और ये सब चीज़ों का अगर ध्यान देंगे और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करेंगे तो किसी भी मनचाहे कॉलेज में आपका एडमिशन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर आनंद, आपने बहुत ही आसान भाषा में हमारे जो व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो देख रहे हैं, उन्हें समझाया। TV9 से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अरुण, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। बाकी आपका कोई सुझाव हो, सवाल हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और खबरों के लिए देखते रहिए आप TV9 भारतवर्ष।